हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को, जो कि एनटीए-नेट यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप एनटीए-नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चले हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन वो है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द स्टिमुलाई वेयर प्रेजेंटेड टू द सब्जेक्ट्स इन सर्टेन ऑर्डर and after the presentation of stimuli their order was disturbed. In the test phase the subjects were needed to set them in the presented order. Which of the following method was used in this experiment? कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में, एक प्रयोग में उद्दीपकों को उनकी ऑर्डर में, सर्टेन ऑर्डर में, यानी उनके अपने ही क्रम में क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया। इसके बाद उन स्टिमुलस के, उन उद्दीपकों के ऑर्डर को क्या कर अस्त व्यस्त कर दिया गया। इन द टेस्ट फेज यानी परीक्षण अवस्था में दोबारा से सब्जेक्ट से कहा गया कि आप इन ऑब्जेक्ट्स को, इन स्टिमुलस को ठीक वैसे ही ऑर्डर में प्रेजेंट करो जैसे कि पहले उन्हें प्रेजेंट किया गया था। Which of the following methods was used in this experiment? कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में मेमोरी के किस मेथड का यूज़ किया गया। तो मैं आपको बता चूँकि यहाँ पे सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो स्टिमुलस हैं उनको उनके सर्टेन ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा है। यानी तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन की बात, दोबारा से निर्माण करने की बात हो रही है, पुनर्संरचना विधि। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि द ह्यूमन ईयर कैन जनरली हेयर साउंड्स रेंजिंग फ्रॉम। जो मानव कान होता है उस सामान्यतः उसकी जो श्रवण प्रसार है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो मानव कान का जो श्रवण प्रसार है वो 20 to 2000 हर्ट्ज तक होती है। इस क्वेश्चन को आप बस याद कर लीजिए कि जो श्रवण की रेंज होती है, जो साउंड रेंज होती है वो 20 to 2000 हर्ट्ज होती है। तो आपका ऑप्शन सी क्या है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड इंडिकेट योर आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 में कुछ पर्सनालिटी थ्योरीज दी हुई है और लिस्ट 2 में कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं। आपको ये करना है कि कौन सी थ्योरी किस कंसेप्ट पे फोकस करती है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो फर्स्ट है पी, बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी सिद्धांत, जो कि बल देता है लर्निंग पर, कि हम सब कुछ अपने इसी इन्वायरमेंट में रहकर लर्न करते हैं, चाहे वो हैबिट ही क्यों ना। तो आप बिहेवियरिस्ट को हैबिट के साथ मैच करेंगे। किसके साथ करेंगे? हैबिट के साथ मैच करेंगे। साइकोडायनामिक, जिसको मनोगत्यात्मक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बोलती है, साइकोडायनामिक अर्ली एक्सपीरियंसेस यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस पे फोकस करता है। तो साइकोडायनामिक को आप चाइल्डहुड फिक्सेशन के साथ मैच करेंगे। बायोलॉजिकल जो है यानी जैविक जो थ्योरी होती है, बायोलॉजिकल थ्योरी होती है, वो इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स यानी जीन्स के ट्रांसमिशन या आनुवंशिकी पर ज़्यादा फोकस करता है। तो आप इसको 4 के साथ मैच करें। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो मानवतावादी सिद्धांत है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करता है। तो ह्यूमनिस्टिक यानी मानवतावादी सिद्धांत को आप सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ मैच करेंगे। तो इस लिहाज से आपका ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कि द क्रोनोलॉजिकल एज दैट मोस्ट टिपिकली करस्पॉन्ड्स टू अ गिवन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। जो वास्तविक आयु होती है, क्या पूछ रहा है कि जो वास्तविक यानी क्रोनोलॉजिकल एज होती है, वास्तविक आयु होती है, जो आमतौर पर प्रदर्शन के दिए गए स्तर से मेल खाती है, जो दैट मोस्ट टिपिकली करस्पॉन्ड्स टू अ गिवन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जो हमारी परफॉर्मेंस होती है, जो हमारा निष्पादन होता है, उसके स्तर से, उसके लेवल से मेल खाती है, तो क्या कहलाती है। तो मैं आपको बताऊं कि जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है, हमारी जो मेंटल एज होती है, करीब करीब हमारी जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है वास्तविक एज से मेल खाती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि द रोल ऑफ अनकॉन्शियस इन क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ।
रचनात्मक सोच में, या कह सकते हैं कि रचनात्मक जो चिंतन होता है में अचेतन की भूमिका को किसकी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस होता है उसमें एक फेज़ ऐसा आता है जिसमें हम अपने जब उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, यानी थक जाते हैं बिल्कुल, तो हम कॉन्शियसली तौर पे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना छोड़ देते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे हमारे मन में वो प्रॉब्लम चलती रहती है और मन ही मन में अनकॉन्शियस लेवल पे हम उसके हल को तलाशते रहते हैं, लेकिन ज़ाहरी तौर पर हम नहीं तलाशते हैं। तो जो अनकॉन्शियस लेवल पे हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, तो इस फेज़ को कहा जाता है इनॉक्यूलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं, टीकाकरण। ओके, तो याद रखिएगा ये टीकाकरण होता है इनॉक्यूलेशन के जस्ट बाद का जो फेज़ होता है उसमें आप देखेंगे, फिर उसके बाद इंक्यूबेशन होता है। तो इनॉक्यूलेशन में ही अनकॉन्शियस का रोल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि विच फैक्टर इज़ नॉट मच रिलेटेड टू हैप्पीनेस। नीचे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा फैक्टर्स ऐसा है जो हैप्पीनेस से संबंधित नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि हाई सेल्फ इस्टीम जो है हमारी, जो है उच्च जो आत्म सम्मान है, उसका संबंध हमारे हैप्पीनेस से है। क्लोज फ्रेंडशिप और सेटिस्फैक्ट्री मैरिज लाइफ, ये इसका भी संबंध हमारे हैप्पीनेस से होता है। मीनिंगफुल रिलीजियस फेथ, इसका भी संबंध हमारे मतलब आप कह सकते हैं हैप्पीनेस से है। लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जिसका संबंध हमारे हैप्पीनेस से नहीं है, तो वो फैक्टर है हमारी एजुकेशनल लेवल। आप कितने एजुकेटेड हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने खुश हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपकी एजुकेशन क्या है। ओके, तो ये फैक्टर ऐसा है जो कि हमारी हैप्पीनेस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन बाय गिलफोर्ड के द्वारा जो प्रोडक्ट्स दिया गया है, तो उसका सही ऑर्डर क्या होगा। दिए गए ऑप्शंस में से बताना है आपको कि जो गिलफोर्ड ने अपनी 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और इसको एसआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। तो गिलफोर्ड ने 3 डायमेंशनल जो 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस बताया, नहीं, इंटेलिजेंस के 3 डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट जो होता है ऑपरेशन होता है, सेकंड जो होता है वो होता है कंटेंट होता है, और थर्ड जो होता है प्रोडक्ट्स। यानी जब हमारे सामने कोई भी कंटेंट आता है तो हम पहले उसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो वो प्रोडक्ट्स का जो ऑर्डर है गिलफोर्ड ने क्या दिया यहाँ पे ये बताना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे बस याद रखना है कि गिलफोर्ड ने जो प्रोडक्ट्स के ऑर्डर यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन, बिल्कुल रट जाना चाहिए। यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। याद रखिएगा, यूनिट का मतलब होता है इकाई, वर्गीकरण, संबंध, उसके बाद तंत्र, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब परिवर्तन, इम्प्लीकेशंस मतलब होता है उपयोग। तो यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, UCR, इसको आप बिल्कुल शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं अगर चाहे तो, UCR यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन, ये गिलफोर्ड का जो प्रोडक्ट है उसका सही ऑर्डर है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विच इज़ नॉट द ऑब्स्टैकल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान में अवरोध उत्पन्न करने वाला कौन सा फैक्टर नहीं है, रुकावट पैदा करने वाला कौन सा फैक्टर्स नहीं है। नॉट पूछ रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि जो ह्यूरिस्टिक है, यानी आपके अंदर जो खोजपूर्ण जिज्ञासा होती है, उसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी में कोई रुकावट नहीं आती है, बल्कि इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसानी पैदा होती है। तो ह्यूरिस्टिक एक ऐसा फैक्टर्स है जिसे कोई रुकावट या ऑब्स्टैकल नहीं आती। उसके अलावा तीनों जो है, जैसे कन्फर्मेशन बायसनेस है, फिक्सेशन है, मेंटल सेट है, ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी में रुकावट पैदा करती हैं।
इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग रीइंफोर्समेंट इज करेक्ट, यानी यहाँ पूछ रहा है कि कंसर्निंग इन रीइंफोर्समेंट इज करेक्ट, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन से संबंधित जो ये को स्टेटमेंट यानी कथन दिए हुए हैं, इसमें से ये बताना है कि पुनर्बलन से संबंधित कौन से कथन सही हैं, करेक्ट हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको बहुत ही डेप्थ लेवल पे नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के, बिना कंसेप्ट क्लियरिटी के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपको पढ़ना होगा रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, आपको पढ़ना होगा टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स, तमाम चीज़ें जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के तहत आती हैं, बहुत ही डेप्थ लेवल पे स्टडी करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें पूछ रहा है कि लर्निंग इज मोस्ट रैपिड विथ पार्शियल रीइंफोर्समेंट। लर्निंग क्या है? पार्शियल रीइंफोर्समेंट यानी आंशिक जो पुनर्बलन होता है, आंशिक पुनर्बलन के साथ लर्निंग जो अधिगम है बहुत ही तेज़ गति के साथ होता है। बट लेकिन कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट जो कंटिन्यूस यानी निरंतर जो पुनर्बलन मिलता है किसी भी प्राणी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन, लेकिन जो कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट है उसकी वजह से एक्सटिंक्शन यानी विलोपन का अवरोध जो है वो बढ़ जाता है कि नहीं? तो ये ऑप्शन बिल्कुल 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 क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि पार्शियल रीइंफोर्समेंट से लर्निंग की स्पीड बहुत ही तेज़ी से नहीं बढ़ती और ना ही कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट से जो एक्सटिंक्शन है, विलोपन की मात्रा है वो बढ़ती है, बल्कि आप विलोपन का अवरोध बढ़ता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें ये करेक्ट है आपका आंसर। इसमें पूछा जा रहा है कि लर्निंग इज मोस्ट रैपिड विद कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। जो हमारी लर्निंग होती है, हमारा जो अधिगम होता है वो कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट निरंतर पुनर्बलन के साथ बहुत ही तेज़ी के साथ लर्निंग हमारी बढ़ती है। बट लेकिन पार्शियल रीइंफोर्समेंट प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। बिल्कुल, जो हमारा पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है, आंशिक पुनर्बलन होता है, उसकी वजह से विलोपन का जो अवरोध है वो बढ़ता है, यानी प्राणी अब सीखी गई अनुक्रिया को विलोपित करने से बचता है। ये आपको पता है, क्योंकि उसको ये लगा रहता है कि अभी मुझे रीइंफोर्समेंट नहीं मिला, हो सकता है कि मुझे मिल जाए, हो सकता है कि एक दो अटैम्प्ट के बाद या एक दो रिस्पांस देने के बाद दोबारा से मुझे रीइंफोर्समेंट मिले, और इस एक्सपेक्टेशन में वो सीखी गई अनुक्रिया को नहीं भूलता है। तो आपका ये ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बताऊँ, मेरी बातें जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, समझा रही हूँ, तब तक नहीं समझ में आएंगे जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है। तो सबसे पहली चीज़ आपको इस टॉपिक को बहुत ही डेप्थ लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। मुझे अगर टाइम मिला तो मैं कोशिश करूँगी इस पर एक वीडियो दूँ जिसमें व्हाट इज़ एक्सटिंक्शन, व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये सब क्या होता है, ये जो साइकोलॉजिकल टर्म होते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, बिना जाने आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है ऑप्शन सी है, लर्निंग इज़ द फास्टेस्ट एंड रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन इज़ द ग्रेटेस्ट आफ्टर कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। तो ये भी बिल्कुल सिरे से क्या है, रॉन्ग है। लर्निंग इज़ द फास्टेस्ट एंड रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन इज़ द ग्रेटेस्ट फॉलोइंग पार्शियल रीइंफोर्समेंट। तो ये अपने आप में इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन भी जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग। आपको क्या करना है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में टाइप ऑफ थिंकिंग दी हुई है और लिस्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। तो जो मैं आपको बताऊं कि ऑटिस्टिक थिंकिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सौली चिंतन। सौली चिंतन का मतलब एक ऐसे चिंतन जिसका कोई मकसद नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, ये निरर्थक होती है, मीनिंगलेस होती है ये जैसे। और जो निरर्थक होती है ऐसे चिंतन का ताल्लुक किससे होता है, फैंटेसी से होता है, ठीक है। फैंटेसी से होता है, कल्पना करना बस किसी चीज़ के, सपना देखना, सोए सोए सपने, डे ड्रीमिंग जैसे,
जिनमें सोए सोए जागते हुए ख्वाब देखना, तो ये सब क्या होता है, फैंटेसी होती है। इसका ताल्लुक, इसका संबंध किससे होता है, ऑटिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग का मतलब होता है वास्तविक चिंतन। तो वास्तविक, जहाँ पे वास्तविक चिंतन होता है वहाँ पे कोई ना कोई तर्क वितर्क होता है, तो इसका ताल्लुक रीजनिंग से है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का वो टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं कि दिए गए फैक्ट्स के बेसिस पे, तथ्यों के आधार पे हम किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग को आप मैच करेंगे 2 के साथ। ओके। क्रिएटिव थिंकिंग को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। सृजनात्मक चिंतन वो चिंतन होता है जिसमें आपकी तरफ से कुछ नया क्रिएट किया जाता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट का अपनी तरफ से कुछ नया इस्तेमाल करना सिखाते हैं या बताते हैं, नहीं, जहाँ पे कुछ नया किया जाए, नया क्रिएट किया जाए, कोई नया इनोवेशन किया जाए, तो इस तरह की थिंकिंग को क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में एक दिया हुआ है अनयूजुअल यूजेज, किसी भी चीज़ का असाधारण उपयोग जब आप करना सीखते हैं तो वो भी एक क्रिएटिव थिंकिंग होती है। तो इस लिहाज से आपका ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 10 MCQs टाइप के क्वेश्चंस। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय और अपनी मशवरे से ज़रूर नवाजिएगा। और जाते जाते इस चैनल को अगर चाहें तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।